वी स्टार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ solutions. First of all, we define it. Those properties of diluted solutions. Those properties of diluted solutions containing non-volatile solute, which depends upon number of particles of solute. Number of particles of solute relative to the number of particles in solution, but not depend upon nature, not depend upon their nature or identity, are called as colligative properties. So first of all we discuss definition of colligative properties. सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि colligative properties can be observed in diluted solutions. अब why not in concentrated solution, ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। या अगर हम इसको डिस्कस करें तो इन concentrated solution the amount of solute is relatively larger, therefore there are interaction between solute and solute particles as well as solute and solvent particles and this interaction is significant in concentrated solution which affects the properties. Hence colligative properties can be observed in diluted solution. अगर concentrated solution होगा तो वो फिर नेचर पर भी डिपेंड करने लगेगी प्रॉपर्टीज और देन हम उनको colligative properties नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होती है। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सिग्निफिकेंट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती हैं। सिग्निफिकेंट सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती हैं और उसकी वजह से फिर जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी वैल्यूज नेचर पर भी डिपेंड करने लगती है और इस वजह से ये क्या हो जाती है, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। तो मैं इस डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस whose value depends upon number of particles of solute, number of particles of solute relative to the number of particles of solution। ठीक है इसको सिंपली हम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ये ओवरऑल फाइनली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बट नॉट ऑन देयर नेचर और आइडेंटिटी। सॉल्यूट कोई सा भी हो, सॉल्यूट कोई सा भी हो, लेकिन अगर उनके नंबर सेम है तो अलग अलग सॉल्यूशंस की जिनमें एक सॉल्वेंट सेम है उनकी वैल्यूज भी सेम हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कैसे नहीं करती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जांपल्स, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स देखिए आप, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Second,
एग्जाम्पल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन ऑफ freezing point, depression of freezing point, and fourth is osmotic pressure, so these four are colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. Actually होता क्या है, when we add non-volatile solute to a solvent, okay, then vapor pressure decreases, and all those properties related to decrease in vapor pressure are taken in colligative properties. ठीक है, वन बाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए कैसे, वो समझने का आप ट्राई करें। हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप समझने का ट्राई करिए। अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ, यहां हम राउल्ट्स लॉ की हेल्प लेंगे, राउल्ट्स लॉ से हमने डिस्कस किया है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक चीज और, इफ PA, सॉरी यहां हम लिखे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर a solution containing non-volatile solute, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसके लिए अब देखिए क्या है कि if PA or simply P, if PA is vapor pressure of solution and P naught A is vapor pressure of pure solvent, अगर ऐसा है then PA equals to P naught A XA। ये रिलेशन हमने राउल्ट्स लॉ टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तब ये रिलेशन हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। अब इस रिलेशन की बोथ साइड्स को हम P नॉट ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स ऑफ दिस रिलेशन फ्रॉम P नॉट A। अगर हम इस रिलेशन की दोनों साइड्स को P नॉट A में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं। दोनों साइड्स को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P नॉट A में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए ये P नॉट A माइनस पी ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा P। इसको क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा P। और इन दोनों में से अगर हम P नॉट A कॉमन ले लें तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स। ये रिलेशन आ जाएगा, समझ गए? P नॉट A माइनस पी ए। अब P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PA इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना? सॉल्यूट ऐड करने के बाद तो ये कम होगा, ये हायर होगा, तो ये प्योर का है, ये सॉल्यूशन का, ये कम है, तो ये डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अगेन एक चीज और, 1 माइनस एक्स है,
इसको हम x भी लिख सकते हैं। तो फाइनली वी गेट ए रिलेशन डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट A एक्स बी। हमने 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख दिया, एक्स भी लिख दिया। अब आप समझने का ट्राई करिए, वेयर डेल्टा P इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप समझने का ट्राई करिए, P नॉट ए इज कांस्टेंट, P नॉट ए कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट होता है फॉर ए लिक्विड। एक लिक्विड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर P नॉट ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो P नॉट ए चेंज हो सकता है, अदरवाइज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक P नॉट ए क्या रहेगा, कांस्टेंट। और XB की अगर हम बात करते हैं, XB समझने का ट्राई करो, XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज सिंपली ए नंबर, इज सिंपली ए नंबर which does not depend upon nature of solute, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए ये इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है और ये सिंपली नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस डेल्टा P डिपेंड्स अपॉन नंबर नॉट ऑन नेचर, हेंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपली एक नंबर है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मोल फ्रैक्शन एक सिंपली नंबर क्यों है, ये नेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे समझने का आप ट्राई करें। देखिए इधर हमने क्या किया, 2 सॉल्यूशंस प्रिपेयर करें, एक्वस सॉल्यूशंस प्रिपेयर करें। ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया और उसमें 8 मोल वाटर फिल कर दिया, वाटर 8 मोल वाटर ले लिया इसमें। ठीक है भाई, एंड 2 मोल ग्लूकोज ऐड किया हमने यहां, 2 मोल ग्लूकोज ऐड किया इसमें। ठीक है सर, इस सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन, इस सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन सॉरी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन XB की वैल्यू होगी 2/10 यानी 0.2। फाइन, अब हम एक दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगेन हमने उसमें 8 मोल वाटर फिल किया, वाटर की क्वांटिटी उतनी रखी। सॉल्यूट भी हमने कितना फिल किया, कितना ऐड किया इसमें 2 मोल, लेकिन सॉल्यूट चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, ग्लूकोज की जगह इसमें यूरिया ऐड कर दिया। ग्लूकोज अलग है, यूरिया अलग है, दोनों का मोलर मास अलग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, तो इनका नेचर डेफिनेटली डिफरेंट है। लेकिन अगर इनके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसकी मोल फ्रैक्शन भी सेम है 2/10 यानी 0.2। इन दोनों सॉल्यूशंस की मोल फ्रैक्शन सेम है, जबकि इन दोनों सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट है वो अलग अलग है। सॉल्यूट का नेचर अलग है लेकिन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। अब देखिए अगर मैं यहां बात करूं तो इसका डेल्टा P कितना होगा, डेल्टा P होगा P नॉट H2O इंटू 0.2। और यहां डेल्टा P की अगर मैं बात करता हूं इस वाले सॉल्यूशन के लिए तो ये होगा P नॉट H2O इंटू 0.2। अब आप देखें ये और ये सेम है क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट सेम है, तो P नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। और मोल फ्रैक्शन एक सिंपली नंबर है, नंबर जो 2 अलग अलग सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूशंस के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें डिफरेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उनके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम हो सकती है। समझ रहे? सपोज करिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नेचर पर डिपेंड कर रही होती तो यहाँ ग्लूकोज होने की वजह से और यहाँ यूरिया होने की वजह से दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होता, लेकिन ये नेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो मोल फ्रैक्शन एक सिंपली नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग की बात कर रहे हैं अभी, रिलेटिव लोअरिंग की अब बात करेंगे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज it does not depend upon nature of solute, it simply depends upon mole fraction of solute
and mole fraction of a solute or mole fraction of a substance is simply a number which doesn't depend upon nature. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जरा देखने का ट्राई करिए. रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो थी डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी ऑब्लिक पी नॉट ए लिख दें. ए यानी सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एक्स बी. तो ये जो टर्म है, अच्छा ये एक्चुअली डेल्टा पी था क्या? डेल्टा पी था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी. इसमें जो ये टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म एक्चुअली रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अगेन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, and as I told, mole fraction of solute is a simply number which doesn't depend upon nature. Hence, relative lowering of vapor pressure is also a colligative property. ये nature पर depend नहीं करेगी. It depends only on number of solute particles. ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए आप, अगर हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के थ्रू मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी सॉल्यूट का, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए ऑब्लिक पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और देन हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए ऑब्लिक पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एन बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए से. फाइन, कोई प्रॉब्लम? अब अगर हम यहाँ सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? एम बी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट ए, इससे डिवाइड कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी एम ए ऑब्लिक डब्ल्यू. ये तो इसको मॉडिफाई किया है हमने, एम बी को इधर ले गए डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी. एंड विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, दिस फॉर्मूला, वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. फाइन, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नाउ वी वांट टू डिस्कस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है साहब, एलिवेशन मींस इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना. कुछ सर्टेन कंडीशंस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. कब होता है वो हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट. अब समझने का ट्राई करिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए substance may be defined as the temperature at which its vapor pressure यानी substance का vapor pressure, its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, समझ गए? becomes equal to atmospheric pressure. अगर हम सी लेवल की बात करते हैं, सी लेवल
एट सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। ठीक है, तो सी लेवल पर, एट सी लेवल पर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm। 1 atm हो जाए वेपर प्रेशर। समझ में आ रही बात आपको? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस becomes equal to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of a substance becomes equal to atmospheric pressure. Fine? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल समझने का ट्राई करिए। फॉर एग्जांपल एट सी लेवल, अगर हम सी लेवल की बात करते हैं, at sea level, the boiling point of water is 373.15 Kelvin. 373.15 Kelvin. Because at this temperature, vapor pressure of water is equal to 1 atm, means 1.013 बार। समझ गए आप बात को? ये 1 atm is equal to this। तो समझ में है? सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। समझ गए? अब हम कहते हैं कि सी लेवल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 Kelvin है। It means at sea level, at 373.15 Kelvin, the vapor pressure of water will be 1 atm. However, at higher altitudes, as we go to the altitudes, atmospheric pressure decreases. That's why boiling point of a substance decreases. It means boiling point of a substance like water is not constant everywhere. Higher altitudes पर water का boiling point कम होगा और sea level पर highest होगा। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल से समझने का ट्राई करो। सपोज normal boiling point of acetone is 56 degrees Celsius. 56 degrees Celsius. Normal boiling point of acetone is 56 degrees Celsius. It means at 56 degrees Celsius, vapor pressure of acetone will be 1 atm। ये मीनिंग हुआ। 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन का वेपर प्रेशर 1 atm होगा। क्लियर हो गया? ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। अब हम नेक्स्ट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब आप समझने का ट्राई करिए। अब जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, जिसको हम एक ग्राफ, एक प्लॉट की हेल्प से समझने का ट्राई करते हैं। तो जो आपको फैक्ट दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to the solvent, vapor pressure decreases। और हम कहते हैं कि this results in elevation of boiling point। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। कैसे? इसको हम डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए एक
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेते हैं। अब जरा समझने का ट्राई करो इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं और इस वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। ये क्या ले रहे हैं हम? वेपर प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं और इस एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है भाई। सपोज करिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 atm को, 1 atm को रिप्रेजेंट कर, फाइन। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1 atm। अब हमारे पास कोई लोअर टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस है, एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट है, सपोज करिए वाटर है, और लो टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर इतना है। एज वी नो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज ऑलमोस्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट, लगभग स्ट्रेट लाइन में ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ऑलमोस्ट इन स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से इंक्रीज होता है। अब आप ये किसके लिए बात कर रहे हैं? एक प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर लिक्विड के लिए हम बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं। अब आप जरा समझने का ट्राई करिए, ये एक ऐसा पॉइंट आ गया वेयर वेपर प्रेशर, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विद चेंज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए एट दिस पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू 1 atm। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं डेल टीबी नॉट, मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई हम कहेंगे ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है वेयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू 1 atm, इट मींस दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और हम जानते हैं व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा और इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आप समझने का ट्राई करिए, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बन गया हमारा, क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो गया। अब आप समझने का ट्राई करिए, एक सॉल्यूशन का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इस टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से कम है, क्योंकि सॉल्यूशन का कम होता है सॉल्वेंट से। तो हमको सॉल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा, तब जाकर इसका टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? 1 atm के इक्वल। अब हम कहते हैं इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तो इट मींस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप समझ पा रहे हैं यहां कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से हायर है, यानी हम सिंपल वर्ड्स में यूं बोल सकते हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लियर हो गया ग्राफ से कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है। टीबी नॉट, टीबी नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक है, और टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे लिखा जा सकता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये होगा टीबी माइनस टीबी नॉट। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझ गए बात को? टीबी माइनस
टीबी नॉट। फाइन, कोई प्रॉब्लम? अब समझिए आगे, ध्यान से समझने का ट्राई करिए। वो है अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस show that delta TB is proportional to molality of solution। molality of solution, ठीक है ना? molality of solution को के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी। और इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज केबी इंटू एम। ये एक रिलेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। समझ गए आप बात को? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी डॉट एम। हम मोलालिटी को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हम मोलालिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये अगर ग्राम में है तो इन 1000। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर सोल्व्ड, कैन बी सोल्व बाय दिस फॉर्मूला। ज्यादातर फॉर्मूला में ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। अब बात आती है व्हाट इज केबी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है केबी, ये क्या है, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केबी को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब आप समझने का ट्राई करिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केबी is called as boiling point elevation constant, boiling point elevation constant or मोलेल elevation constant, elevation constant और मोलेल एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज केबी? केबी इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज मोलेल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और सिंपली मोलेल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलेल एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये जो केबी होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केबी, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलेल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, ये सॉल्वेंट का होता है, ये सॉल्यूट का नहीं है। ये सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की कंबाइंड प्रॉपर्टी भी नहीं है। केबी इज रिलेटेड टू सॉल्वेंट होती, सॉल्वेंट की होती है। फाइन, अब इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। केबी को, मोलेल एलिवेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन करना चाहते हैं। समझने का ट्राई करिए। एक वेरी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इसके फॉर्मूला से हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जरा इसका आप डेफिनेशन समझने का ट्राई करिए। हमारे पास रिलेशन है डेल टीबी इक्वल्स टू केबी डॉट एम। समझना, if m is 1 mol per kg, इस m मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 1 मोल पर kg, that is 1 mol नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 1 किलोग्राम solvent। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, अगर हम 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी? 1। तो इफ m इज 1 देन, अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 है तो उस केस में डेल टीबी विल बी इक्वल्स टू केबी, मींस केबी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए solvent when
द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी। ठीक है ना, क्लियर? या सिंपली द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलेल solution is called as Moleil elevation constant. Fine. Elevation of boiling point. Elevation of boiling point of 1 moleil solution. 1 moleil solution is called as Moleil elevation constant. Fine. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब केबी, एक सॉल्वेंट का जो केबी होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? एक रिलेशन होता है, किसी भी सॉल्वेंट के केबी को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। केबी इक्वल्स टू मोलर मास इंटू आर इंटू टीवी स्क्वायर ऑब्लिक डेल वेपोराइजेशन H इंटू 1000। ये एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी सॉल्वेंट का मोलेल एलिवेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर m क्या है? m इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसकी इस फॉर्मूला में वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ली जाएगी। टीबी इज, टीबी नॉट भी बोल सकते हैं आप, इसको कंफ्यूज नहीं हो। टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। डेल VAPH इज मोलर enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization of solvent, molar enthalpy of vaporization of solvent। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्वेंट का केबी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पर मोस्टली केबी, द वैल्यू ऑफ केबी इज गिवन इन न्यूमेरिकल, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक चीज और दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मोलेल एलिवेशन कांस्टेंट वी कैन डिटरमाइन मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो देखिए आप, हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी सिंपल वे, देखिएगा ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू WB ऑब्लिक MB इंटू WA इंटू 1000। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं MB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल टीबी इंटू WB। तो आप समझने का ट्राई करिए। हम क्या करें, हमें सपोज करिए किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करना है, समझ गए आप? उस अननोन सॉल्यूट का एक नॉन मास लीजिए, जो भी सॉल्यूट आपको गिवन है। सपोज करो आपको एक एक्टिविटी दे दी लैब में मोलर मास डिटरमाइन करने की, और आपको एक पाउडर दे दिया, तो आप उस पाउडर का, जिसका मोलर मास आपको डिटरमाइन करना है, भाई पाउडर को देखकर हम उसका केमिकल फॉर्मूला तो सोच नहीं सकते कि भाई इसका केमिकल फॉर्मूला इतना है। मान लीजिए हमें उसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ होगा तो हम वैसे ही एटॉमिक मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। लेकिन सपोज करिए लैब में आपको एक एक्टिविटी दे दी, एक पाउडर्ड सब्सटेंस दे दिया, और आपको कहा जाए कि इसके लिए आप क्या करें, इसका मोलर मास डिटरमाइन करें। अब सपोज करो दैट पाउडर्ड सॉल्यूशन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हम क्या करेंगे, उस पाउडर्ड सब्सटेंस का, यानी जिसका मोलर मास हमें डिटरमाइन करना है, उस सॉल्यूट का एक नॉन मास लेके, सपोज करिए हमने उसका 10 ग्राम ले लिया है, 20 ग्राम ले लिया, तो नॉन मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हुज मोलर मास टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसको नॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉन मास ऑफ सॉल्वेंट हुज केबी इज नॉन, जिस सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करना है
उस सॉल्यूट की नॉन मास लेंगे और फिर एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें वो सॉल्यूट सोल्यूबल हो और उस सॉल्वेंट का हमें केबी पता हो। तो नॉन मास ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन नॉन मास ऑफ ए सॉल्वेंट हुज केबी इज नॉन। तो देखिए हमारे पास डब्ल्यू भी नॉन है, डब्ल्यू ए नॉन है, केबी भी नॉन है। अब हम एक्सपेरिमेंट से अब वो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर लेंगे। सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसको बर्नर पर हीट होने रख देंगे। जब वो बॉईल होने लगेगा तो थर्मोमीटर डालकर हम उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता कर लेंगे। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास डेल टीबी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेल टीबी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल टीबी। तो केबी सब्सटीट्यूट करेंगे या डब्ल्यू ए और डेल टीबी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एम बी डिटरमाइन कर लेंगे। दिस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट इज कॉल्ड एज एब्यूलियोस्कोपिक मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक मेथड। फाइन, क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड एक सिंपल न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल देखिए, समझने का ट्राई करिए। वो न्यूमेरिकल है 60 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 500 gram aqueous solution। 500 ग्राम aqueous solution, ठीक है। The kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole। Fine, calculate the boiling point of solution। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना। अब जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूं कि न्यूमेरिकल सोल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि आप फोकस करें ऑन द क्वांटिटी आस्क्ड इन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या क्वांटिटी आपसे पूछी गई है, सिर्फ उस पर फोकस करें। तो इन दिस न्यूमेरिकल, देखिए मैं न्यूमेरिकल को रीड कर रहा हूं वापस से। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 500 gram aqueous solution। It means glucose is solute, a certain amount of solute is dissolved in solution, यानी ये solution की बात हो गई। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका केबी गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट ये कैलकुलेट करा रहा है सॉल्यूशन का। तो ये सारी लैंग्वेज पढ़ने से क्लियर हो गया कि दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फाइन, अब आप सबसे पहले उस क्वांटिटी पर फोकस करें जो आपसे पूछी गई है और पूछा गया है आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कैसे एक न्यूमेरिकल सोल्व करना हम सीखे, जिससे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों को, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट स्टेप क्या ले हम, जिससे कि ये एक डायरेक्शन में सोल्व हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सिंपल सा उसका स्टेप है, जो क्वांटिटी पूछी है उस क्वांटिटी का सिंबल और उसका फॉर्मूला सोचने का ट्राई करो। तो यहां आपसे पूछा है डेल टीबी की वैल्यू। अब आप लर्न करें, रिकॉल करें जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें डेल टीबी का रेफरेंस कहां आया था। तो डेल टीबी का रेफरेंस आया था अपने पास, डेल टीबी का रेफरेंस आया था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल टीबी, सॉरी टीबी का रेफरेंस कहां आया था, डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ये एक रेफरेंस आया। ठीक है, अब जरा समझने का ट्राई करिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। व्हाट विल बी फर्स्ट स्टेप टू सोल्व ए न्यूमेरिकल। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं, हर चैप्टर में ये कहता हूं कि न्यूमेरिकल सोल्व करना साइंस में सबसे इजी वे है। समझ रहे हैं बात को, सबसे इजी टॉपिक है न्यूमेरिकल सोल्व करना, तो बिल्कुल इजी
अगर न्यूमेरिकल आया है एग्जाम में, इसका मतलब सबसे इजी टॉपिक पूछा है आपसे, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। अब सोल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या है? जो क्वांटिटी आपसे पूछी है ना, सिर्फ उस क्वांटिटी के बारे में सोचो। आपको गिवन डेटा क्या है ये बाद में सोचेंगे, हम आगे के स्टेप्स में सोचेंगे। सबसे पहले जो क्वांटिटी आपसे पूछी गई है, आप उस क्वांटिटी के बारे में सोचें, उसके सिंबल के बारे में सोचें और उसके फॉर्मूला के बारे में सोचें। हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो टीबी है हमारा। और अब हमने ये सोचा कि जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उस थ्योरी में टीबी का रेफरेंस, टीबी का डिस्कशन कहां हुआ था? तो टीबी का डिस्कशन इस फॉर्मूला में हुआ था। अब फॉर्मूला सोचे तो टीबी का डिस्कशन इस फॉर्मूला में हुआ था। अब इस फॉर्मूला में अब आप समझने का ट्राई करिए, ये क्वांटिटी तो हमसे पूछी गई है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो की कांस्टेंट है। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये कांस्टेंट होता है। अगर हम वाटर के लिए बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस फॉर्मूला में ये हमें नॉन है, ये हमसे पूछा है। तो हमारे को अगर डेल टी भी हम कैलकुलेट कर लें, डेल टी भी कैलकुलेट कर लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप डेल टी बी पर फोकस करें। डेल टी बी का फॉर्मूला क्या है? डेल टी बी का फॉर्मूला जो यहां सबसे सुटेबल है, देखिए हमने एक तो डेल टी बी का फॉर्मूला पढ़ा केबी डॉट एम, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ऑब्लिक एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब जरा डेटा अब देखें आप, ये सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट का मास यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डब्ल्यू बी को। ये वैल्यू केबी, मतलब आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला सबसे सुटेबल है। तो अगर हम डेल टी बी यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं, केबी वाटर का केबी गिवन है आपको 0.52, ये केबी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। डब्ल्यू बी ग्लूकोज का मास आपको गिवन है 60, ग्लूकोज का मोलर मास हम जानते हैं 180 होता है। वाटर, अब ये डब्ल्यू ए है सॉल्वेंट का मास। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। वो ट्विस्ट क्या है कि ये 500 ग्राम इज नॉट द मास ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट का मास नहीं है बल्कि सॉल्यूशन का मास है। इट मींस दिस 60 ग्राम ग्लूकोज इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस 500 ग्राम। तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 440 ग्राम आ जाएगी। समझ गए? 500 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 60 ग्राम भी इंक्लूडेड है, तो 440 हो गया इंटू 1000। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। चूंकि डेल्टा टीबी है तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा टी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल एज वेल एज ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इक्वल होते हैं। मतलब मैं इसको केल्विन भी लिख सकता हूं और इसको डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूं। ये डेल्टा टीबी है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर अलग अलग होते हैं दोनों स्केल्स पर, केल्विन स्केल पर और डिग्री सेल्सियस स्केल पर, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस इक्वल होता है, कुछ भी लिया जा सकता है। देन हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करके डेल टीबी की वैल्यू आ जाएगी। इस डेल टीबी को हम यहां पुट कर देंगे, ये इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है, और डेल टीबी जो हम यहां से सोल्व करेंगे उसको यहां पुट कर देंगे, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ टीबी व्हिच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। फाइन, समझ में आएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका। ये इस तरह से इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है वो देखिए आप, वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड नाउ वी डिस्कस थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन क्या हो सकता है समझने का आप ट्राई करें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए substance is the temperature at which its vapor pressure
its vapor pressure in liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase. वो टेम्परेचर, what is freezing point? How we can define freezing point? Freezing point can be defined in different manners. Out of them, one is this that freezing point of a substance is the temperature at which vapor pressure of the substance in liquid phase is equal to vapor pressure of the substance in solid phase. फाइन, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम. अब समझने का ट्राई करिए. मतलब when we add non-volatile solute to the solvent, vapor pressure decreases, which results in decrease in freezing point. उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं. और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्राफिकली, वो समझने का ट्राई करेंगे. देखिए इधर हम फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो समझने का ट्राई करें. अगेन एक ग्राफ हम यहां ले रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं टेम्परेचर और इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर. वही सेम वेपर प्रेशर. ठीक है, ये वेपर प्रेशर है. फाइन, अब समझने का ट्राई करिए आप. एक सब्सटेंस हमने लिया लाइक वाटर, कोई भी सॉल्वेंट हम ले लेंगे, प्योर सब्सटेंस ले लेंगे जैसे वाटर. तो वाटर की सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चेंज होता है. इसमें चेंज होता है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही चेंज होता है. और लिक्विड फेज में ये वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है. ये हो गया सॉलिड सॉल्वेंट और ये हो गया लिक्विड सॉल्वेंट. ये एक ही सब्सटेंस है. जैसे लिक्विड वाटर मतलब लिक्विड H2O और सॉलिड H2O मतलब आइस और वाटर के लिए है. ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट हो गया वेयर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है. तो ये लाइंस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइंस. तो ये एट दिस पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज del TF नॉट. यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट. फाइन, अब इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है. और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर देखिए अभी उल्टा चल रहे हैं. ये हायर टेम्परेचर की हमने बात करी है, किसी हायर टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है. और अब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. लेकिन वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फेज के इक्वल हो गया था, सॉल्यूशन का नहीं होगा. सॉल्यूशन को थोड़ा और कूल डाउन करना पड़ेगा तब जाकर इक्वल होगा. तो इस तरह से हम कहेंगे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है. सॉरी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इस वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये del TF है. ठीक है, del TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये डिक्रीज हो रहा है, इधर टेम्परेचर कम हो रहा है, उधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हायर है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है. तो हम del TF को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, del TF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, del TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF. अब इस फॉर्मूला को कंपेयर करो, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहां. देखिए आप, हमने क्या पढ़ा था, del TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट.
तो यहाँ टीबी नॉट यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि ये लोअर है और ये हायर है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये हायर है और ये लोअर है, तो हायर माइनस लोअर करेंगे तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हायर होता है सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस like elevation of boiling point. Experimental observations show that del TF is directly proportional to molality of solution, and to remove proportionality sign we use a proportionality constant which is denoted by Kf dot m. Again ये एक बेसिक फॉर्मूला आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और हम इसको सेम वे में m मोलालिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Kf इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WB, ये इस तरह से। तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनसे हम फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, अब समझने का ट्राई करिए आप। वेयर Kf is मोलेल डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलेल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। Kf is known as cryoscopic constant और Kb is known as ebullioscopic constant. Molal ebullioscopic constant and Kf is known as molal cryoscopic constant. Fine, समझ में आ गया? अब समझने का ट्राई करिए। अब हम सेम वे में just like when we define Kb, similar वे में we can define Kf. देखिए कैसे Kf को कैसे डिफाइन करेंगे। If m equals to 1 mole per kg, then del TF becomes equal to Kf, means that depression in freezing point, depression of freezing point of 1 molal solution is called as molal cryoscopic constant. Units of Kf are same as that of Kb, Kelvin kg per mole. फाइन, क्लियर हो गए, सेम है। और जैसे हमने Kb कैलकुलेट किया था एक सॉल्वेंट के लिए, अगेन देखिए Kf मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, जस्ट लाइक Kb, Kf is also the property of solvent. It is not the property of solution or solute. ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। फाइन, अब आगे देखिए Kf हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी सॉल्वेंट के Kf की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू आर इंटू TF नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल फ्यूजन H इंटू 1000। समझ रहे हैं बात को, क्लियर। वही m इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r इज गैस कांस्टेंट, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल फ्यूजन H यानी मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, और हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, क्लियर हो गया है। इसके न्यूमेरिकल भी उसी वे में होंगे जिस वे में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकली इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूं, दो एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की एप्लीकेशंस देखिए। इसके एप्लीकेशंस, एक तो एप्लीकेशन है इसकी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है,
व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0, 0 से कम हो, लोअर देन 0। और ये बनाया कैसे जाता है? वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करके। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर। जब हम वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2CH2OH। ये एक डाइहाइड्रेट अल्कोहल है, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो व्हेन वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, लेस देन 0। एंड दिस सॉल्यूशन, जैसे एक एग्जांपल अगर हम दें, अगर हम 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर सॉल्यूशन की बात करें, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 255 केल्विन, नियरली 255 केल्विन। और जबकि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, तो काफी डिक्रीज हो गया है। अब इसका यूज क्या है? ये जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, इट इज यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो कार्स होती हैं, बसेस होते हैं, ट्रक होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, 4 व्हीलर्स होते हैं, उनमें एक रेडिएटर होता है, एक इक्विपमेंट होता है, उस रेडिएटर में इसको यूज करा जाता है, जो कि इंजन की कूलिंग को बाहर लाता है। और इसका यूज इसलिए करते हैं, सपोज करिए कोई व्हीकल हायर ऑल्टीट्यूड पर पार्क किया गया है, जहां का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेस देन 0 है, तो वो जो लिक्विड फिल करा गया है रेडिएटर का, वो उस लोअर टेम्परेचर पर भी फ्रीज नहीं हो, इस वजह से उसमें ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड देखो, अगेन अब हम बात करते हैं क्लियरिंग ऑफ स्नो फ्रॉम रोड्स। ये इसकी बात करते हैं, क्लियरिंग ऑफ स्नो फ्रॉम रोड्स। रोड से स्नो क्लियर करने की हम बात करते हैं। वही अगेन, ये भी प्रॉब्लम हायर ऑल्टीट्यूड्स की है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जब स्नो फॉलिंग होती है तो रोड जैम हो जाता है, स्नो डिपॉजिट हो जाती है रोड पर और रोड को ब्लॉक कर देती है। उसको अब वहां का टेम्परेचर 0 या लेस देन 0 होता है और इस वजह से वो स्नो अपने आप मेल्ट नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक वे अडॉप्ट किया जाता है। वो वे क्या है? स्प्रिंकल कर देते हैं। किसका? NaCl और CaCl2 या बोथ, इनका स्प्रिंकल कर देते हैं। तो आप देखो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जब इनका स्प्रिंकल करेंगे तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और वो वहां जो सराउंडिंग है उससे भी कम हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और ये इजीली मेल्ट हो जाएगी स्नो रोड से और रोड बिकम्स क्लियर। ठीक है। तो ये थ्योरी हो गई किससे रिलेटेड? 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बच रहा है और इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये सारा पढ़ना है और देन इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से आप कांटेक्ट करें। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे औरों को भी एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।